तौबा है खुदाया, इतनी गर्मी पड़ रही है कि चील भी घोंसला छोड़ जाए। रफ़िया अभी भी बाजार से लौटी थी और आते के साथ ही गर्मी की दुहाई देना शुरू हो गई थी। फिर हमसे अच्छी तो चील ही रही ना। हम हैं कि अपने घोंसले को छोड़कर ना इधर जा सकते हैं ना उधर। ज़ारा जो दरवाज़ा खोलकर इनके पीछे पीछे ही चलती आ रही थी, बड़बड़ाए बिना न रह सकी। ये उधर इधर से तुम्हारी क्या मुराद है? रफ़िया की समाइत ने इसका फिक्र खींच कर लिया था। बड़ी खाला के पास वह कैंट चले जाएं या फूफो के पास इस्लामाबाद, कम अज़ कम वहाँ मौसम की ऐसी शिद्दत तो ना होगी। गर्मी से ज़ारा साहबा की भी होप जान जाती थी, इसलिए तजवीज़ पेश की। बड़े बड़े ससुरालों में रहते हैं तुम्हारी फूफो और खाला, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी जाया जा सकता है। 100 बातें सोचना पड़ती हैं। तो मुंह यहाँ ही रख जाएगी ज़ारा। वैसे भी गर्मी से सारा रंग रूप तो कमला गया है। मुंह साल ले जाकर करे भी क्या? आदिल जो पास बैठा अखबार पढ़ रहा था, शरारत से बहन को छेड़े बिना न रह सका। ज़ारा का भाई इसे उलझने का इस वक्त मूड नहीं था, सो इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वैसे भी किसी हद तक इसकी बात में सच्चाई भी थी। गर्मियाँ आते ही इसका खिलता हुआ गंधमी रंग बांध पड़ जाता, इसलिए तो इससे ये मौसम जहर से भी बदतर लगता। अच्छा, आप खीरे लाई हैं या नहीं? वह सब्जी का थैला खोलते हुए बोली। खीरे भी लाई हूँ, लेकिन सलाद के लिए भी। एक आध खीरा छोड़ देना। सारे खीरे काट कर चेहरे पर सजा लेती हो। कल दोपहर को भी सलाद के लिए फ्रिज में एक भी खीरा मौजूद ना था। तुम लोग तो खा पी कर सो गए थे। तुम्हारे अब्बू स्टोर से आए तो खाली सालन रोटी सामने रखना पड़ा। हालांकि तुम्हें पता है कि गर्मियों में वो ज़्यादा रोटी सलाद से खाते हैं। सस्ता तरीन मास्क है ये आप इस पर भी एतराज़ करें? वो मुंह बनाकर बोली। बात सस्ते महंगे की नहीं है बेटा। इतनी गर्मी में घर से निकलना आसान थोड़ी है। अब भी मैं 3-4 दिन की सब्जी इकट्ठी लाई हूँ। जहन हल्का फुल्का हो गया है कि 4 दिन तो घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। और बना लेना मास्क, मैं कब मना कर रही हूँ। वो तो कल दोपहर की बात याद आ गई, इसलिए टोक बैठी। रफ़िया ने रसानियत से बेटी को मुखातिब किया। इस बार ज़ारा के बोलने के लिए मज़ीद कुछ न बचा, अलबत्ता चेहरे पर अभी भी बेजारी अयां थी। अच्छा ये बताएं, इतनी ढेर सारी सब्जियां जो रहीद लाई हैं, इनमें से आज क्या पकाऊं? आज तो यूं करो सिस्टर, अपने हाथों से मज़ेदार से कीमा करेले पकाकर खिला दो। रफ़िया के कुछ बोलने से पहले ही आदिल बोल पड़ा था। इतनी गर्मी में कीमा भरे करेले ऊँची ही तो पड़े। मेरी नाक़ुस मालूमात के मुताबिक करेले गर्मियों की ही सब्जी हैं। आदिल ने हैरान होने की एक्टिंग की। आदिल भाई, इस गर्मी में 2.5 घंटे किचन में खड़े होकर गर्मियों की ये सब्जी आपको पकानी पड़े तो पता लग जाए। तुम बहुत काम चोर हो गई हो लड़की। और गर्मियों के मौसम में ये काम चोरी हद से बढ़ जाती है। आदन ने इसे घूरा था। सुबह तो कह रही थी बच्ची कितना शदीद मौसम हो रहा है, बावर्ची खाने में तो खड़ी खड़ा होना भी मुहाल है। रफ़िया ने इस बार बेटी की साइड दी। अम्मी, अब ऐसा भी गर्मी से क्या घबराना। सुबह इसका बस चले तो सबको दलिया और लस्सी पर टरका दे। दोपहर को अक्सर बेशतर चावल पका लेती है ताकि रोटी पकाने का झंझट ही ना करना पड़े, वरना हर तीसरे दिन कद्दू का रायता दल बदल के यही चीज़ें पकती रहती हैं। आदिल खासा खुशखुराक था, मगर जब से किचन ज़ारा ने संभाला था इसे बेफरमाइश खाने को ना मिलता था। गुड आइडिया आदिल भाई, मेरे तो ज़हन में आया ही नहीं कि आज कद्दू का रायता बनाकर भी काम चलाया जा सकता है। इसने हंसते हुए सब्जी के थैले में से बड़ा सा कद्दू बरामद किया। रफ़िया भी हंस पड़ी थी। अम्मी, आप हंस हंस कर इसे शहद दें। आदिल खफा हुआ था। अच्छा, मेरे बच्चे नाराज़ क्यों होता है? चल ज़ारा, फ्रीजर में से कीमे का शापर निकाल कर पानी में डाल दे और टोकरी और छुरियाँ ले आ। सब्जी हम दोनों माँ बेटी मिलकर बना लेते हैं। सालन मैं खुद पका लूँगी। उन्होंने दरमियानी राह निकाली। ज़ारा सारे हिलाते हुए मुड़ गई। अम्मी, आप ज़ारा से बेजा लाड प्यार करती हैं। अब इस गर्मी में इसकी जगह खुद जाकर किचन में खड़ी हो जाएंगी। कमर में आपके वैसे ही दर्द है। अच्छा बस कर आदिल, तू भी बहन के पीछे पड़ जाता है। जब से पढ़ाई खत्म हुई है तब से सारा घर ज़ारा ने ही तो संभाल रखा है। बस इस मौसम में चूल्हे का काम करने से घबराती है भी तो दहान पास ही। और फिर इस घर में कितने दिन की मेहमान है। कर ले जितने दिन ऐश करने हैं। इसके जाने के बाद कितना सूना हो जाएगा ये घर। इनकी आंखों में एकदम नमी उतर आई थी। ओफो अम्मी, एक तो आप जज्बाती होने में देर नहीं लगाती। आदिल ने इनकी आंखों में चमकते आंसू देख लिए थे जब ही फौरन इनके करीब आकर अपना बाजू इनके गिर्द फैलाया। इसलिए तो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि जल्द से जल्द अपने लिए एक चांसी बहू भी ढूंढ ले, ताकि ज़ारा के जाने के बाद आपका जी लगा रहे। और फिर पोते पोतियाँ होने के बाद तो घर में हरदम रौनक रहा करेगी।
चल बेशरम, उन्होंने हंसते हुए एक किताब की रसीद की। वो भी हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। आदिल ने तो मजाक में ये बात की थी, मगर वो चाह रही थी कि वाकई कोई अच्छी सी लड़की मिले तो इसकी बात भी तय कर दे। ज़ारा की बात तो इनके मियाँ के वो दूर पार के अजीज़ों में 2 साल पहले तय पा चुकी थी। अब इसके ससुराल वाले शादी पर जोर दे रहे थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश भी यही थी कि जल्द से जल्द आदिल के लिए भी कोई लड़की पसंद कर लें। दोनों बहन भाइयों के फर्ज से वो इकट्ठा सबकदोश होना चाहती थी, ताकि बेटी घर से जाए तो बहू घर में आए। लेकिन इकलौते बेटे की दुल्हन तलाश करना कोई आसान काम थोड़ी था। वो तो सब्जी और गोश्त की खरीदारी भी खूब छान पटक कर करती थी, बहू का इंतखाब जल्दबाजी में कैसे कर लेती। सो ये हम अब तक सर ना हो पाई थी। लेकिन फिर भी एक दिन अनवर साहब, जो घरेलू मामलात में बिल्कुल दखल नहीं देते थे, ने आड़ो हाथों लिया था। आप यूं ही वक्त गुजारती रहें तो बात नहीं बनेगी बेगम साहब, हम खुद बेटी वाले हैं। खुदा का शुक्र है कि मुनासिब वक्त पर इसका रिश्ता तय पा गया। अगर खुदा ना खास्ता हमारी दारा को भी इन मरहलों से गुजरना पड़ता जिससे रिश्ता तय होने से पहले दूसरी लड़कियां गुजरते हैं, तो सोचिए हमारे दिल पर क्या बीती। यूं गर जिगर चाहकर रिश्ता तलाश करने की मुहिम को आप तर्क कर दें और जितनी लड़कियां आप देख चुकी हैं, इनमें से जो आपको जीके को गली लगी है, इनके इसके लिए हाँ कर दें, वरना उपतर की तलाश में यूं ही वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने आसानी से बीवी को समझाना चाहा और इस बार बात इनकी समझ में भी आ ही गई। सो मजीद लड़कियां देखने का इरादा तर्क करके उन्होंने अनवर साहब के दोस्त की बांदी तानिया के लिए हाँ कर दी। जारी की ये गुलाबी शाम को रोशन पेशानी और बड़ी बड़ी आंखों वाली तानिया रुखसत होकर इनके घर आई तो ज़ारा ब्याह कर ससुराल सुधार गई। बहू के हवाले से जितने ख्वाहिशात इनके ज़हन में थे, वक्त गुजरने के साथ साथ सब दम तोड़ गए। तानिया बहुत सुलझी हुई और खुशमिजाज लड़की थी। बहुत जल्द वो ससुराल में एडमिट हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारियां इसको सौंपकर आजकल रफिया बेगम चैन और इत्मीनान के मजे लूट रही थी। ज़ारा के ससुर की तबीयत कुछ ना साथ थी। रफिया बेगम का तो इतने दिनों से ज़ारा से मिलने को जी चाह रहा था। इनकी इयादत के बहाने उन्होंने आदिल के साथ ज़ारा के ससुराल जाने का प्रोग्राम बना लिया। अम्मी सफ़र लंबा है, गर्मी बहुत, कुछ दिन ठहर कर न चले। आदिल ने अगरचे ट्रेन की सीटें रिजर्व करवा ली थी, फिर भी मौसम की शिद्दत की वजह से वो कुछ घबरा रहा था। गर्मियाँ तो अभी बहुत लंबी चलेंगी बेटा, और तुम्हें कब से ज़ारा की तरह गर्मी से घबराहट होने लगी। इन्हें बेटी याद आई तो मुस्कुराकर इसका हवाला दिया। आदिल भी हंस पड़ा। नहीं, मैं तो आपकी वजह से कह रहा था। चलें फिर ठीक है, तैयारी कर ले। उन्होंने अपनी तो थी क्या तैयारी करनी थी, अलबत्ता ज़ारा के लिए इसकी पसंद के रंगों के लान के 3-4 सूट खरीद लिए। एक सूट ज़ारा की सास के लिए भी खरीदा। इसके ससुराल वाले क्योंकि दूर पार के अजीज भी थे, तो इनके यहाँ जाकर किसी किस्म की अजनबियत का एहसास ना होता था। सारा खानदान ही बहुत मिलनसार था। अब भी सब लोगों ने इनकी आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया था। सबसे ज़्यादा खुश तो ज़ारा ही थी। शादी के बाद वो तो कई बार मेके का चक्कर लगा चुकी थी, अलबत्ता माँ बाई पहली बार इससे मिलने आए थे और आदल तो ज़ारा को देख देख कर हैरान हो रहा था। कहाँ गर्मी के मौसम में काम से जी चुराने वाले लड़के और कहाँ ये फुर्की की तरह घूमने वाले इदारा। इसके ससुर जो बच्चे थे जब हो चुके थे, फिर भी इयादत के लिए आने वालों का तांता बंदा रहता था। मेहमानों की हादर मदारत करने के लिए इसका ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता। फिर ससुर के लिए लगी परहेजी खाना तैयार करती तो बाकी घर वालों का अलहदा। और आज तो इसने खाना बहुत एहतमाम से तैयार किया था। वो 2 तरह के सालन, चावल, सलाद, बैठे मीठे की भी 2 डिशेज। आदिल इस वक्त तो कुछ ना बोला, लेकिन दोपहर के खाने के बाद जब वो सब कामों से फारिग होकर माँ बाई के पास अपने बेडरूम में आए तो आदिल कहे बगैर न रह सका, ये अपनी ज़ारा कितनी बदल गई है ना अम्मी। इसने माँ को मुखातिब किया। अच्छा, मगर कैसे? ज़ारा ने दिलचस्पी से बाई को देखा। वही पहले से ज़्यादा पुरएतमाद हो गई हो, लगता ही नहीं यही ज़ारा जिसकी मेहमानों की आमद पर बोलती बंद हो जाती थी। अब तो तुम अपने ससुराली रिश्तेदारों को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर रही थी कि मैं देख देख कर हैरान हो रहा था। शादी के बाद एतमाद आ ही जाता है। वो मुस्कुराई। और पहले से बढ़कर बातूनी भी हो गई हो। आदिल ने एक और तब्दीली की निशानदेही की। अच्छा, जब एतमाद आता है तो बोलना भी आ जाता है। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, चलो ये सब तो मानिया, लेकिन असल हैरत की बात तो यह है कि तुम्हारी शख्सियत के साथ साथ तुम्हारी आदत और मिजाज भी बदल गया। आपने तो चंद घंटों में ही मेरे ऊपर पूरी रिसर्च कर ली। अब ज़रा इस बात की वजाहत भी फरमा दें। वो लुत्फ लेते हुए बोली, भाई वहाँ अब अपने घर तुम शादी से पहले कितना शोर मचाती थी। गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है, वगैरह वगैरह, और यहाँ तो वहाँ से ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अब तुम्हें गर्मी लगती है नहीं? कैसे मज़े से इतनी देर बावर्ची खाने में घुसी रही। इस बार ज़ारा अपना कहकर जब्त न कर भाई, आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं? आदिल भाई, इसने बमुश्किल हंसी रुकी और आदिल के जवाब का इंतजार किए बिना शुरू हो गई। एक दफ़ा एक सिख साइंसदान लाल बेग पर रिसर्च कर रहा था। इसने लाल बेग की एक टांग तोड़ने के बाद इसे मेज़ पर रखा और ऊंची आवाज़ से बोला, चल। लाल बेग चल पड़ा। ज़रा देर बाद इसने दूसरी टांग तोड़ी और फिर ऑर्डर दिया, चल। लाल बेग साहब फिर चल पड़े। इसके बाद इसने तीसरी टांग तोड़ने के बाद भी यही हदायत दी। अब लाल बेग बेचारा घिसटने लगा। आज जब इसने चौथी टांग तोड़ने के बाद इसे चलने का ऑर्डर दिया तो लाल बेग टेस्ट से मसला हुआ। इसके बाद इसने जो हतमी नतीजा निकाला वो कुछ यूँ था कि जब लाल बेग की चारों टांगें तोड़ दी जाएं तो वो
बहरा हो जाता है। इसने लतीफ़ा ख़त्म किया तो आदिल को भी हंसी आ गई, लेकिन ज़ारा ने इसे ये लतीफ़ा सुनाकर क्या समझाने की कोशिश की, ये इसे कतई समझ में ना आया। भाईजान, आपने किचन में मेरी मुसलसल मौजूदगी से ये नतीजा हासिल किया कि अब मुझे गर्मी नहीं लगती, लेकिन जनाब आप ये क्यों भूल गए जब मुझे गर्मी लगती थी मैं इसका इज़हार करते करते कभी कामों में डंडी मारने की कोशिश करती थी। तब मैं एक बेटी थी और अब मैं एक बहू हूँ। सो सिंपल। इसने मुस्कुरा कर भाई को मुखातिब किया। इस बार आदिल कुछ ना बोल सका, सिर्फ हैरानी से बहन को देखता रहा। वो किसी तौर पर पुरानी वाली अहमक सी ज़ारा नहीं लग रही थी, जबकि ज़ारा भाई की आंखों में छुपी हैरत पाकर लुत्फ उठा रही थी। आपको पता है आदिल भाई, मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ और एक अच्छी बहू माफ़ूकुल फितरत महलूक होती है। इस पर न गर्मी असर करती है न शदीद सर्दी इसके कामों में रुकावट का बायस बनती है। ये गर्मी में घबराहट और सर्दी में कपाहट का मुश्किल तो गैर शुदा शादीशुदा लड़कियों को ही सूझता है, क्योंकि तब ये नखरे बर्दाश्त करने वाली प्यारी सी माँ मौजूद होती है। इसने मुस्कुराते हुए रफ़िया के गिर्द बाजू हमायल किए और रफ़िया जो बहुत दिलचस्पी से दोनों बहन भाई की गुफ्तगू सुन रही थी, इस बार मुस्कुरा भी ना सकी। तू खुश है ना ज़ारा? इसके दिल को अनजाने हदशे ने आन घेरा। ससुराल में सब ठीक तो है ना? साथ फहमीदा का रवैया कैसा है? हमारे सामने तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा है, पीछे से तो कुछ नहीं कहती। और शिराज, वो तो डांट डपट नहीं करता। इनकी मुतफक्किर शक्ल देखकर ज़ारा का जी चाहा अपना सर पीट गए। ना हक माँ को परेशान किया था। अम्मी, आप भी ना बस आदिल भाई की अम्मी ही साबित हुई। मेरी बात से कितना गलत नतीजा हासिल किया आपने। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने ससुराल में बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मुझ पर कोई जुल्म और सितम रवा नहीं रखा जाता। यहाँ पर तो एक माँ अमूमी बात कर रही थी, बहुओं को ससुराल में एकदम एक्टिव और फिट रहना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं पहले की तरह गर्मी का शोर मचाते कामों से जी चुराऊँ तो जो सब अभी तक मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मज़ीद कितने अरसे तक अच्छे रह पाएंगे? मैं आहिस्ता आहिस्ता सबकी गुड बुक से निकल जाऊँगी। और नहीं, हर ससुराल होता है अम्मी, मिक्के की तरह वहाँ नाज़ और चाव चौंचले उठाने वाला कोई नहीं होता। फ़हमीदा आंटी बहुत अच्छी हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत अच्छी सास हैं, लेकिन अगर मैं इनसे ये तवक्को करूँ कि बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख़याल रखें तो ये निरी बेवकूफ़ी हो गई ना। हमारी ज़ारा बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं रही मिम, ये तो बहुत सियानी हो गई है। आदत ने इसकी बात का आहार में टुकड़ा लगाया। इसके बारे में रफ़िया भी मुस्कुरा दी। उफ़ तौबा, गर्मी ने तो जान निकाल दी। रफ़िया अभी भी बाजार से सौदा सब लेकर लौटी और सामान बरामदे में बिछे तख्त पर ढेर करते हुए खुद भी वहीं डैसी गई। तानिया झट फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल गिलास लिए अनमौजूद ही जीती रोहनों ने इसके हाथ से गिलास लिया। आपको तो शौक है अम्मी गर्मी में हलकान होने का। आज तो मेरी छुट्टी है, मैं बाहर जाकर 2 मिनट में सारा सामान ले आता। आदिल भी माँ के पास आकर बैठ गया। हाँ, 2 मिनट में आने वाला सामान होता कैसे भला? बासी सब्जियां, खराब गोश्त और गले सड़े फल। ना बाबा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हिदमत, रफ़िया ने कहा तो आदिल और तानिया दोनों मुस्कुरा दिया। अच्छा अम्मी, ये बताएं आज दोपहर में क्या पकाऊं? तानिया सामान समेटते हुए बोली, भाई मीठे में फिरनी ज़रूर बना लेना, सुबह तुम्हारे अब्बू फरमाइश करके गए हैं, बाकी आदिल से पूछ लो। तानिया के हाथ में जायका था। स्वीट डिशेस तो वो लाजवाब बनाती थी, इसलिए सब घर वाले अक्सर बेशर्त से फरमाइश करके लंच में मीठा ज़रूर बनवाते थे। रफ़िया की बात सुनकर इसने बात में सर हिला दिया और फिर मियाँ की जानिब मतवज्जो ही। मेरा ख्याल है बने कीमा के भरे करेले बना लो और हाँ साथ में दही की नमकीन लस्सी ज़रूर बना लेना। आदिल तो वैसे भी खाता खुराक था और शादी के बाद ये खुराक की अरूज पड़ दी। ठीक है, मैं पहले कीमा फ्रीजर से निकाल रहा हूँ, फिर ये सामान अलग अलग करके रखूँगी। इसने तख्त पर पहले शापस की तरफ इशारा किया। और बस एक लम्हे की बात थी। रफ़िया ने ज़हन में कोई बात गश्ती सी हुई। चंद सेकंड लगे थे इन्हें कुछ सोचने में, फिर उन्होंने डपटने वाले अंदाज में बेटे को मुखातिब किया। इतनी गर्मी में कीमा करेले दिमाग सही है तुम्हारा? मेरा ख्याल है अम्मी करेले गर्मियों की ही सब्जी है। आदिल ने जैसे इनकी मालूमात में इजाफा किया। इतनी गर्मी में गर्मियों की ये डिशेज तुम्हें पकानी पड़े तो पता लग जाए। ऐसे मौसम में तो चूल्हे के पास 5 मिनट खड़ा होना भी दिल गुर्दे का काम है। तानिया बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शदीद मौसम में इतनी मेहनत तलब चीज़ पकाने की। यूँ करो, सब्जी के थैले में से एक कद्दू निकालो, दही फ्रिज में ही रखा है, आज कद्दू का रायता बना लो। शाम में दाल चावल बना लेंगे। और मैं तो कहती हूँ आज फिरनी विरनी को भी रहने दो, कल ही तुम्हारे अब्बू आमों की पेटी लाए हैं। केले में इसमें बर्फ़ डालकर आम ठंडे कर देना। एक 2 दिन में गर्मी का कुछ ज़रूर टोटा तो पका लेंगे, कीमा करेले भी और फिरनी भी। रफ़िया अपनी जगह से उठते हुए बोली। तानिया जवाब में कुछ न बोल पाई, सिर्फ हैरत से इन्हें देखती रही। पीछे खड़ी तानिया की हैरान निगाहें इनसे छुपी न रह पाई थी। एक ज़रा सी बात समझने में इन्होंने कितनी देर लगा दी थी। हर मुश्किल से मुश्किल काम बगैर माथे पर शिकन लाई अंजाम देने वाली तानिया ने आज तक
آج تک موڈ نہیں ہے یا بہت گرمی ہے کا کہہ کر کام سے جان نہیں چھڑائی تھی۔ وہ اس گھر کو ابھی تک اپنا گھر نہیں بلکہ اپنا صرف سسرال سمجھتی تھی، ایسی جگہ کا جہاں ناز نظریں اٹھانے والی کوئی ہستی موجود نہیں تھی۔ رفیہ اس روایت کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی اور زارا کہتی تھی کہ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور شاید زارا ٹھیک ہی کہتی ہو، لیکن وہ تانیہ کی ماں ناصحیح ماں جیسی بننے کی کوشش تو کر سکتی ہیں نا۔ اور اس کوشش کا آغاز انہوں نے چند لمحوں پہلے کر دیا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔